हे गाइस, कैसे हो? करते हो बच्चों के अभी मैं एनालिसिस दे रहा हूँ ऑफ विजन आईएएस एंड आई कवर्ड ईच एंड एवरी पॉइंट एंड आई क्रिएट इन डेप्थ एनालिसिस यूजिंग एआई. प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली, डोंट इग्नोर इट, एंड इफ यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब, प्लीज शेयर टू अदर्स बिकॉज आई पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड मैं खुद ही बना सकता था बट एंड द वे एआई एंड डू एनालिसिस इट्स इज इनक्रेडिबल. होप करता हूँ आपको अच्छा लगेगा. सिर्फ नारों और वादों से ग्रह को नहीं बचाया जा सकता. इसके लिए पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा. और COP30 के नतीजे इसी हकीकत को स्वीकार करते हैं. अब फोकस इरादे से हटकर निवेश पर आ गया है. चलिए इसी पैसे की बात से शुरू करते हैं. सबसे पहली और सबसे बड़ी घोषणा है बाकू से बिलेम रोड मैप. जी, इसने एक टर्म है NCQG. ये सुनने में तो किसी सरकारी फाइल का नाम लगता है. अगर हमें किसी को चाय पर समझाना हो तो ये क्या है? क्या ये बस एक बहुत बड़ा टारगेट है कि हमें हर साल इतना पैसा चाहिए? हाँ, आपका सोचना सही दिशा में है, लेकिन ये सिर्फ एक टारगेट से कहीं ज्यादा है. NCQG यानी नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य असल में जलवायु कार्रवाई के लिए दुनिया का नया बजट है. दुनिया का बजट? हाँ, और आंकड़ा है 2035 तक हर साल $1.3 ट्रिलियन. ये आंकड़ा इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि ये पहली बार उस समस्या के असली आकार को स्वीकार करता है जिससे हम निपट रहे हैं. ये एक तरह से कहना है कि ठीक है, अब हम मजाक नहीं कर रहे हैं, पूरी अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए यही कीमत चुकानी होगी. $1.3 ट्रिलियन हर साल. ये रकम इतनी बड़ी है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है. क्या ये पैसा सरकारों से आएगा? यहीं पर देखिए असली कहानी छिपी है. नहीं, ये सारा पैसा सरकारों से नहीं आ सकता और ना ही आएगा. अच्छा. ये रोड मैप असल में एक बड़ा संकेत है निजी क्षेत्र के लिए. पेंशन फंड, बीमा कंपनियां, निवेश बैंक ये कह रहा है कि भविष्य का खरबों डॉलर का बाजार हरित ऊर्जा, स्वच्छ तकनीक और टिकाऊ बुनियादी ढांचे में है. ये बोझ को सरकारों से हटाकर बाजार की ताकतों की ओर मुड़ने की एक बहुत बड़ी कोशिश है. ठीक है, तो ये पैसे जुटाने का एक बड़ा लक्ष्य है, लेकिन इसी से जुड़ा एक और बिंदु है अनुकूलन वित्त यानी एडेप्टेशन फाइनेंस को 3 गुना करना. जी हाँ. और यहाँ एक नई पहल है फिनी. इसका जिक्र बार बार आ रहा है. ये क्या है? फिनी यानी फॉस्टरिंग इन्वेस्टेबल नेशनल इम्प्लीमेंटेशन शायद इस पूरे कॉप का सबसे महत्वपूर्ण विचार है. देखिए, अब तक देश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचने के लिए योजनाएं बनाते थे जिन्हें राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाएं कहा जाता था. हाँ बिल्कुल. ये अक्सर सरकारी दस्तावेज बनकर रह जाती थीं क्योंकि उनके लिए पैसा नहीं होता था. फिनी इस समीकरण को पलट देता है. कैसे? ये कहता है कि इन योजनाओं को सरकारी रिपोर्ट की तरह नहीं बल्कि एक कंपनी के बिजनेस प्रपोजल की तरह बनाओ. अच्छा. तो अगर किसी देश की बाढ़ रोकने की योजना है तो उसे ऐसे पेश किया जाएगा कि इस प्रोजेक्ट में $100 मिलियन लगाइए, इससे इतने हजार लोगों के घर बचेंगे, खेती की जमीन सुरक्षित रहेगी और लंबे समय में अर्थव्यवस्था को इतना फायदा होगा. मतलब इन योजनाओं को निवेश योग्य बनाना. लेकिन निवेश योग्य योजना सुनने में थोड़ा अजीब लगता है. क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि सिर्फ उन्हीं योजनाओं तो पैसा मिलेगा जिनमें मुनाफा हो? बिल्कुल. भले ही दूसरी योजनाएं लोगों के लिए ज्यादा जरूरी हों, पर उनमें सीधा आर्थिक रिटर्न ना हो. ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है और यही फिनी की सबसे बड़ी चुनौती है. लक्ष्य 2028 तक $1 ट्रिलियन के ऐसे प्रोजेक्ट तैयार करना है जिसमें 20% यानी $200 बिलियन निजी निवेशकों से आएंगे. $200 बिलियन? हाँ, इसका फायदा ये है कि जो प्रोजेक्ट्स सालों से अटके थे उन्हें पैसा मिल सकता है, लेकिन इसका खतरा यही है कि मानवीय जरूरतें मुनाफे की दौड़ में पीछे छूट सकती हैं. ये एक बहुत ही महीन संतुलन है जिसे साधना होगा. ये तो पूरा खेल ही बदल सकता है. अब पैसे के बाद आते हैं बाजार पर. अनुपालन कार्बन बाजारों पर खुले गठबंधन की बात हो रही है जिसमें ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल हैं. आसान भाषा में इसका मकसद क्या है? आसान भाषा में ये कार्बन ट्रेडिंग के लिए एक वैश्विक नियम पुस्तिका बनाने की कोशिश है. अभी क्या होता है कि हर देश या क्षेत्र के अपने नियम हैं. कल्पना कीजिए एक ऐसी मंडी की जहां किसी के पास सही तराजू नहीं है. कोई किलो को 900 ग्राम मानता है, कोई 1100 ग्राम. आप किस पर भरोसा करेंगे? कार्बन बाजार अभी कुछ वैसा ही है. और ये गठबंधन उस मंडी में सबके लिए एक ही प्रमाणित डिजिटल तराजू लाने की कोशिश है. बिल्कुल. यहाँ MRV यानी निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन के लिए
साझा नियम बनाना सबसे अहम है। जब हर कोई उत्सर्जन को एक ही तरह से मापेगा और रिपोर्ट करेगा, तभी बाजार में भरोसा पैदा होगा। सही बात है। और ये सिर्फ भरोसे की बात नहीं है, ये खरबों डॉलर के निवेश को अनलॉक करने की चाबी है। जब तक नियम साफ और एक जैसे नहीं होंगे, कोई भी बड़ी पेंशन फंड या बीमा कंपनी कार्बन क्रेडिट में पैसा नहीं लगाएगी। ये गठबंधन उस ताले को खोलने की कोशिश है। तो पैसा जुटाने, उसे निवेश करने और उसके लिए बाजार बनाने की बात तो हो गई, लेकिन ये सब मुमकिन तभी होगा जब हमारे पास इसे चलाने के लिए साफ ऊर्जा हो। और यहीं पर पावर ग्रिड और कोयले से दूरी बनाने की बात आती है ना? आपने बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा। आप दुनिया के सबसे अच्छे सोलर पैनल बना लें या सबसे शक्तिशाली विंड टरबाइन लगा लें, लेकिन अगर आपके पास उस बिजली को लोगों के घरों और फैक्ट्रियों तक पहुंचाने वाला ग्रिड ही नहीं है, तो सब बेकार है। ये ऐसा है जैसे आपने एक फरारी कार बना ली, लेकिन आपके पास उसे चलाने के लिए सड़कें ही नहीं है, सिर्फ ऊबड़ खाबड़ पगडंडियां हैं। हमारी ज्यादातर पुरानी पावर ग्रिड वैसी ही पगडंडियां हैं। तो पावर ग्रिड के विस्तार और लचीलेपन में तेजी लाने की योजना उन्हीं पगडंडियों को सुपर हाईवे में बदलने के बारे में है। सही समझें, ये ऊर्जा प्रणाली की पाइपलाइन को ठीक करने के बारे में है। नवीनीकरणीय ऊर्जा की प्रकृति मतलब वो थोड़ी अस्थिर होती है। सूरज हमेशा नहीं चमकता, हवा हमेशा नहीं चलती। सही। हमारे पुराने ग्रिड इस उतार चढ़ाव को संभालने के लिए नहीं बने हैं। उन्हें आधुनिक बनाना, बड़ा बनाना और स्मार्ट बनाना इस पूरी ऊर्जा क्रांति की सबसे जरूरी लेकिन सबसे उबाऊ लगने वाली शर्त है। और इसी ऊर्जा क्रांति का दूसरा हिस्सा है पुरानी गंदी ऊर्जा से पीछा छुड़ाना, कोयला संक्रमण में तेजी लाने की योजना, यानी PACT। जी। जो लोग इन वार्ताओं पर नजर रखते हैं वे जानते हैं कि न्याय संगत बदलाव या जस्ट ट्रांजिशन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। क्या पैक्ट में इसका ध्यान रखा गया है? इसमें एक छोटी सी लाइन है जो बहुत मायने रखती है, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए। अच्छा। यह सिर्फ कोयला संयंत्रों को बंद करने का फरमान नहीं है, यह इस बदलाव को समझदारी से प्रबंधित करने का वादा है। इसका मतलब है कि जब एक कोयला प्लांट बंद हो तो वहां काम करने वाले मजदूरों के लिए नए रोजगार हों, उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सहारा मिले और सबसे जरूरी, लोगों के घरों की बत्ती गुल न हो। यह सुनिश्चित करना कि कोयले की जगह लेने के लिए सौर, पवन या अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोत पहले से तैयार हों, यही न्याय संगत बदलाव की आत्मा है। और एक और घोषणा जिसने सबका ध्यान खींचा वो है सतत ईंधन पर बेलेम 4X प्रतिज्ञा। 2035 तक टिकाऊ ईंधनों का उपयोग 4 गुना करना। 4 गुना? 4 गुना? ये तो बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। क्या ये असल में मुमकिन है? हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी या कच्चा माल है भी कि हम 2035 तक इसे हासिल कर सकें? ये महत्वाकांक्षी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये जरूरी भी है। सोचिए, हम हवाई जहाजों को, बड़े बड़े समुद्री जहाजों को या भारी ट्रकों को सीधे बैटरी से कैसे चलाएंगे? अभी ये संभव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर हाइड्रोजन, बायोफ्यूल और ईंधन जैसे टिकाऊ ईंधन काम आते हैं। ये प्रतिज्ञा असल में बाजार और वैज्ञानिकों को एक जोरदार संकेत है। इस दिशा में काम करो, रिसर्च करो, पैसा लगाओ, क्योंकि भविष्य यही है। ये एक लक्ष्य तय करने जैसा है ताकि इनोवेशन उस दिशा में दौड़ना शुरू कर दे। ठीक है, तो हमने अर्थव्यवस्था और ऊर्जा के पूरे सिस्टम को बदलने की बात कर ली, लेकिन इस भारी भरकम बदलाव का आम लोगों पर, उनके स्वास्थ्य और उनके समाज पर क्या असर होगा? शायद यहीं पर बेलेम स्वास्थ्य कार्य योजना की अहमियत समझ आती है। ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। दशकों से हम जलवायु परिवर्तन को ग्लेशियर, जंगल और जानवरों का मुद्दा मानते आए हैं। सही बात है। ये योजना आधिकारिक तौर पर कहती है कि जलवायु परिवर्तन सीधे तौर पर इंसानी स्वास्थ्य का संकट है। तो इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली? इसका व्यावहारिक मतलब ये है कि पहली बार किसी देश के स्वास्थ्य बजट में जलवायु अनुकूलन के लिए एक अलग लाइन आइटम हो सकता है। डॉक्टरों को हीट स्ट्रोक या उन नई बीमारियों की पहचान करने की ट्रेनिंग दी जा सकती है जो गर्म होते मौसम के कारण फैल रही हैं। अच्छा। ये जलवायु को पर्यावरण मंत्रालय से निकालकर स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्र में रखता है। और इसी तरीके एक और पहल लैंगिक समानता को लेकर भी है, बेलेम लैंगिक कार्य योजना। हाँ, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का असर पुरुषों और महिलाओं पर अलग अलग होता है। अक्सर महिलाएं खेती, पानी और ईंधन का इंतजाम करती हैं, इसलिए सूखे या बाढ़ का सबसे ज्यादा असर उन पर पड़ता है।
ये कार्य योजना सुनिश्चित करती है कि नीतियां बनाते समय उनकी आवाज सुनी जाए और उनकी जरूरतों को प्राथमिकता दी जाए। लेकिन इन सब योजनाओं और विज्ञान की बातों के बीच एक और बड़ी चुनौती है, गलत जानकारी। और पहली बार कॉप के एजेंडा में जलवायु परिवर्तन पर सूचना अखंडता पर घोषणा को शामिल किया गया है। ये क्यों इतना जरूरी है? ये आज के दौर की सच्चाई को दिखाता है। 10 साल पहले किसी कॉप में इस बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। ये दिखाता है कि लड़ाई अब सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि लोगों के फोन और कंप्यूटर स्क्रीन पर भी लड़ी जा रही है। अगर जलवायु परिवर्तन के विज्ञान के बारे में लगातार झूठ और अफवाहें फैलाई जाएंगी, तो जनता सही नीतियों का समर्थन कैसे कहेगी? सही। ये घोषणा कहती है कि गलत सूचना फैलाना भी जलवायु कार्रवाई में बाधा डालने जैसा ही है और देशों को मिलकर इससे लड़ना होगा। और इस खंड में आखिरी घोषणा है भूख, गरीबी और जन केंद्रित जलवायु कार्रवाई पर बेलेम घोषणा। ये जन केंद्रित शब्द का क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि ये स्वीकार करता है कि जलवायु परिवर्तन का असर सब पर बराबर नहीं होता। एक गरीब किसान जो अपनी फसल के लिए बारिश पर निर्भर है, उस पर सूखे का असर शहर में एयर कंडीशनर में बैठे व्यक्ति से 1000 गुना ज्यादा होता है। हाँ, जाहिर है। जन केंद्रित का मतलब है कि जब हम नीतियां बनाएं, चाहे वो नई टेक्नोलॉजी लाने की हो या पुराने उद्योग बंद करने की, तो हमें सबसे पहले उस सबसे कमजोर व्यक्ति के बारे में सोचना होगा। कार्रवाई लोगों के लिए होनी चाहिए, सिर्फ आंकड़ों के लिए नहीं। ये सारी योजनाएं भविष्य की तैयारी और बदलाव के बारे में है। लेकिन जब आपदा आज ही दरवाजे पर आ जाए तब क्या? यहीं पर आपातकालीन कार्रवाई का मुद्दा आता है। 20-30 रणनीति की बात की गई है। इसका एक बहुत सीधा और शक्तिशाली उदाहरण है। मान लीजिए एक तटीय गांव में चक्रवात आने वाला है। अगर वहां के लोगों को 24 घंटे पहले एक विश्वसनीय चेतावनी मिल जाए तो हजारों जानें बच सकती हैं। बिल्कुल। कई विकासशील देशों के पास ऐसी पूर्व चेतावनी प्रणालियां नहीं हैं। ये रणनीति ज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस अंतर को पाटने के बारे में है। ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि हर किसी को आपदा से बचने का वही मौका मिले जो अमीर देशों के पास है। ये जीवन और मृत्यु का सवाल है। और आखिर में जंगल की आग। ब्राजील के नेतृत्व में एकीकृत अग्नि प्रबंधन पर कार्यवाही का आह्वान किया गया है। ये इस हकीकत को स्वीकार करना है कि जंगल की आग अब किसी एक देश की समस्या नहीं रही। एक देश के जंगल में लगी आग का धुआं हजारों किलोमीटर दूर दूसरे देशों तक पहुंचता है, हवा को जहरीला बनाता है और पूरे ग्रह के कार्बन चक्र को प्रभावित करता है। बिल्कुल। आग सीमाओं का सम्मान नहीं करती, इसलिए हमारा सहयोग भी सीमाओं से परे होना चाहिए। ये पहल कहती है कि हमें मिलकर आग लगने से पहले की तैयारी करनी होगी, आग के दौरान एक दूसरे की मदद करनी होगी और आग के बाद जंगल को फिर से खड़ा करने में सहयोग करना होगा। तो अगर हम इन सब घोषणाओं को एक साथ देखें तो एक तस्वीर उभरती है। कागज पर ये सब बहुत प्रभावशाली हैं, बहुत महत्वाकांक्षी हैं। इन सभी योजनाओं और खरबों डॉलर के वादों के साथ असली सवाल अब ये नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये है कि कैसे सुनिश्चित किया जाए कि ये वास्तव में हो। हाँ, असली चुनौती तो यही है। इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर वास्तविक जवाबदेह कार्रवाई में बदलने के लिए कौन से तंत्र की जरूरत होगी? असली चुनौती अब इन घोषणाओं को जमीन पर उतारने की है। तो COP30